नमस्कार श्रोताओं। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति का हम दोहन अपनी आंखों से करते हैं। अगर हमारी आंखें ठीक हैं तो हम प्रकृति ने जो सुंदरता रखी है, बनाई हुए नदी, पहाड़, झील, सारी चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। अगर आंखों में जरा सी भी दिक्कत है तो इन चीजों में हमें कोई भी मजा नहीं आता, बल्कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सताने लगती हैं। कहा भी जाता है कि आंखें हैं तो सब कुछ है। तो आंखों से संबंधित एक ऐसी ही एक बीमारी है जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो पाती है, वो है ग्लूकोमा। और इस विषय पर आज हमने बातचीत करने के लिए हमारे आकाशवाणी में बुलाया है डॉक्टर अंजलि वीरानी जी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएमसी में। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अगर यूं ही कहा जाए सबसे पहले कि ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक अंग्रेजी टर्म है जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो कांचियाबिंद, काला पानी की बीमारी या काला मोतिया भी कहते हैं। अच्छा। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो आंख रहती है उसका प्रेशर बढ़ता है। आंख का जब प्रेशर बढ़ता है तो आंख की जो नस दिमाग से कनेक्ट करती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। उस नस में वो सारे कोशिकाएं होती हैं जो कि आंख को दिमाग से जोड़ती हैं। अगर वो कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं तो एक समय आता है जहां पे पूरी तरह से ये कनेक्शन खत्म हो जाता है और उसके बाद इंसान अंधा हो जाता है। और उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर लें उस कनेक्शन को हम वापस से ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, ये ग्लूकोमा और मोतियाबिंद में क्या अंतर है? मोतियाबिंद बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का जो लेंस है उसके अंदर सफेदी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। नॉर्मली हम आंख के लेंस को एक कांच के बर्तन की तरह देखें कि अगर कांच का बर्तन बिल्कुल साफ है तो हमें अच्छा दिखाई देगा। बिल्कुल। और अगर वहीं पे कांच के बर्तन में कोई गंदगी आ जाए या उसमें कोई सफेदी आ जाए तो उसके थ्रू देखने में हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। बस वैसा ही है मोतियाबिंद। हमारी आंख का जो लेंस है उसमें आ जाएगी सफेदी। उस लेंस को अगर हम निकाल के वहां पे एक फिर से साफ कांच डाल दें, जिसको हम कृत्रिम लेंस कहते हैं, वो डालने के बाद वापस से रोशनी ठीक हो जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है आंख की जिसको 100% हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम कांचियाबिंद की बात करें तो कांचियाबिंद अगर एक बार एडवांस हो गया और उसके कारण रोशनी चली गई तो उसको लाना असंभव है। अच्छा, किन लोगों में सबसे ज्यादा आशंका रहती है ग्लूकोमा होने की? देखिए, कांचियाबिंद तो सब में हो सकता है। ऐसी कोई एज ग्रुप नहीं है जो हम कहें कि इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। कोई अगर नया बच्चा पैदा हुआ है, उसकी अगर आंख में ये संतुलन नहीं है कि आंख कितनी बड़ी रहेगी या कितना उसके अंदर पानी भरेगा, तो उसके कारण उसकी आंख बड़ी होती चली जाती है और उसमें कांचियाबिंद के कारण रोशनी खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर हम देखें कि चोट लगने के कारण आज नहीं तो कई साल बाद भी उसमें कांचियाबिंद होने की संभावना हो सकती है और चोट हमें किसी भी एज में लग सकती है। उसके अलावा अगर रियल रिस्क अपन देखें तो वो होता है 40 की उम्र के बाद। अच्छा। 40 की उम्र के बाद हमारी आंख में कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं जिसके कारण कांचियाबिंद होने की संभावना बढ़ने लगती है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है कि कैसे व्यक्ति को इसकी जांच करानी चाहिए कि इसे मोतियाबिंद नहीं, इसे कांचियाबिंद है? तो कौन कौन से लक्षण हैं जो कांचियाबिंद या ग्लूकोमा में पाए जाते हैं? सही तौर पर देखा जाए तो कांचियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि बिल्कुल साइलेंट रहती है, जो पता ही नहीं चलने देती कि वो आपकी रोशनी खत्म कर रही है। लेकिन जैसे अगर हमें कुछ नॉलेज हो इसके बारे में तो हम कई बार इसके बारे में थोड़ा जजमेंट कर सकते हैं। जैसे ये होता है कि हमें थोड़ा बहुत भी सिर दर्द रहता हो या आंखों में दर्द बना रहता हो, डिस्कम्फर्ट लगता रहता हो, तो हमें जरूर चेक कराना चाहिए। हो सकता है आंख का प्रेशर बढ़ रहा हो। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति हो कि जिसमें हम लोगों को जैसे ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं और आसपास की चीजें थोड़ी कम दिखाई देती हैं, उनको उतना अच्छा जज नहीं कर पाते जैसे पहले कर पाते थे, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी जो दृष्टि का एक पूरा एरिया होता है वो संकुचित हो रहा है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है कांचियाबिंद का कि वो संकुचन जो है वो बढ़ता चला जाता है और आखिरी में जो आपकी बीच की दृष्टि है उसको खत्म कर देता है। तो सबसे आखिरी में जब बीच की दृष्टि जाती है तब इंसान को पता चलता है कि हम अंधे इस कारण हो गए कि हमें कांचियाबिंद था। अच्छा, जो दिमाग तक नसें जाती हैं आंखों से जुड़ी हुई, तो वो संकुचित कैसे हो जाती हैं? यानी कौन से प्रभाव होते हैं जिसकी वजह से वो संकुचित हो जाती हैं? एक तो कुछ तो बनावट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आंख की बनावट अगर ऐसी है कि हमारी आंख में गहराई कम है
तो ऐसी कंडीशन में हमारी आंख में जो पानी बन रहा है, जो आंख को अपने शेप में रखता है, वो पानी बाहर की तरफ कम निकल पाता है। अच्छा। और ऐसे लोगों में चांसेस होते हैं कि अंधेरे में बैठने से, अंधेरे में टीवी देखने से या फिर उल्टे लेटने से ऐसे लोगों में आ सकता है कांचियाबिन का एक अटैक। ये एक टाइप है कांचियाबिन का जिसमें कि अटैक आता है, अचानक से इंसान को दिखना कम हो जाता है, उसमें एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, आंख में खूब दर्द होता है, आंख एकदम लाल हो जाती है, कई बार सिर दर्द, कई बार उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक टाइप है कांचियाबिन का जो अटैक के साथ आता है। इस अटैक को अगर सही टाइम पे डील नहीं किया जाए तो वो पूरी तरह से आपकी रोशनी खत्म कर सकता है। डॉक्टर साहिबा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि लोगों की आंखों में अगर थोड़ी सी भी जलन होती है, कुछ चला जाए या कुछ परेशानी हो जाए, तो वो मेडिकल जाते हैं, कोई भी आई ड्रॉप लिया और आंखों में डाल लिया, 3-4 दिन तक डाला, तो क्या ये भी घातक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आज की डेट में हम देखें तो हर मेडिकल स्टोर पे आंख की अगर कोई दवाई मांगने जाएंगे तो सबसे पहले वो हमें देते हैं स्टीरॉइड। जी। स्टीरॉइड एक ऐसी दवाई है जो कि आपकी आंख की सूजन को कम कर सकती है और तुरंत आपको हर चीज से रिलीव कर देगी। बिल्कुल। तो इंसान को लगता है कि बहुत ही शानदार दवाई मिल गई और बहुत ही जल्दी आराम लग गया, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही क्या। जी। अब यहाँ पे जो चीज हम नहीं समझ पाते हैं कि उस दवाई से आज हमें आराम लगा है, हम उसको कल दोबारा और कई बार इस्तेमाल करेंगे। और ये जो स्टीरॉइड रहता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी आंख में कुछ चेंजेस ऐसे ला सकती है जिसके कारण अगेन हमारी आंख में कांचियाबिन होने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे टाइम तक स्टीरॉइड को इस्तेमाल करना किसी भी फॉर्म में, जैसे अस्थमा के मरीज होते हैं या फिर उसके अलावा कोई स्किन डिजीज, चमड़ी के रोग वाले जो मरीज होते हैं, उनमें ऑइंटमेंट के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में उनको लगाते रहना, ये सारे जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं। और उसके बाद हम दवाई की जैसे बात कर रहे हैं तो आंख में डालने वाली दवाई तो और बड़ा रिस्क फैक्टर है कि लंबे टाइम तक स्टीरॉइड इस्तेमाल किया और फिर कांचियाबिन की संभावना बढ़ गई, हमने चेक नहीं कराया और अल्टीमेटली रोशनी खत्म हो गई। डॉक्टर साहिबा, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे संस्कार में बसी होती हैं, जैसे उनमें से एक हो गया काजल, सुरमा और गुलाब जल को भी ले लेते हैं लोग, इनका क्या रोल है? इनका सही मायने में कोई रोल नहीं है हमारी आंख की हेल्थ मेंटेन करने में। ये कई बार हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस तरह से देखें कि कोई भी अगर बाहरी इंसान हमारे घर में आके रहने लगे तो हमें कैसा लगेगा, वैसे ही अगर कोई बाहरी चीज जो कि बिल्कुल हमारी आईज को सूट नहीं करती है, हम उसको इस्तेमाल करते रहें, भले वो काजल, सुरमा, घी हो जाए या फिर गुलाब जल हो जाए या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी वाले ड्रॉप हो जाएं जो आंख को सूट नहीं करते, अल्टीमेटली हमारी आंख में रिएक्शन करा सकते हैं और उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए अगेन हमें स्टीरॉइड्स यूज करने पड़ते हैं। ग्लूकोमा के इलाज क्या क्या है? ग्लूकोमा का जो प्रारंभिक इलाज है वो होता है दवाइयों के थ्रू। हम कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जैसे इमरजेंसी वाली मैंने एक कंडीशन बताई थी जो कांचियाबिन का एक प्रकार था, उसमें हम जो नसों में इंजेक्शन देते हैं उसके थ्रू हम कांचियाबिन का प्रेशर जो है कंट्रोल कर लेते हैं। इंजेक्शन कैसे लगता हुआ नसों के लिए? जैसे नॉर्मली सारे इंजेक्शन लगते हैं वैसे हम लगाते हैं। ये बॉटल रहती है, स्लो फ्लो में जाती है। इसके अलावा खाने की दवाई और ड्रॉप्स, इसके थ्रू हम अपनी दवाई से इलाज कर सकते हैं। अगर ये जो मैंने आपको एक इमरजेंसी वाला वो पैटर्न बताया था उसमें अगर हम हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर कंट्रोल करने के बाद हम एक लेजर से इलाज करते हैं, जिसमें कि आंख के अंदर का जो ऊतक, जो भूरे रंग का पार्ट हमें दिखाई देता है, उसमें हम एक छेद बनाते हैं और उससे वो कंडीशन जो है ठीक हो जाती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए एडवांस केस, तो एडवांस केस जहां पे रोशनी बची हुई है वहां पर हम ऑपरेशन करके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जितनी रोशनी बची है उसको मेंटेन किया जा सके। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा के इलाज की जो आधुनिक पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या हमारे सागर में वो मौजूद हैं? थोड़ा सा बताएं। आधुनिक पद्धतियों में जैसे लेजर है तो वो हमारे पास उपलब्ध है जी। जो ट्रैबेक्युलेक्टमी एक सर्जरी होती है वो हम करते हैं मेडिकल कॉलेज में। जी। इसके अलावा कई चीजें होती हैं जिसमें कि हमें मटेरियल की आवश्यकता होती है जो फिलहाल हमारे पास नहीं है, जिसमें कि वॉल्व सर्जरीज कहलाती हैं, जो कि आंख में इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि आंख का प्रेशर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वो चीजें फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है जी, लेकिन हम कोशिश में जरूर हैं। यानी कि हमारे सागर शहर और इसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो अपना इलाज सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आके
करवा सकते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम चीजें जिसके लिए इलाज हो सकता है वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं और मेडिकल कॉलेज उस चीज के लिए बिल्कुल सक्षम है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि सिर में चोट आ जाती है, आंखों में चोट आ जाती है, तो क्या इससे भी कांचियाबिंद होने के खतरे मौजूद हैं? बिल्कुल, आंख पे चोट लगने के कारण कई सारे इफेक्ट ऐसे आ सकते हैं जिसके कारण हमारी कांचियाबिंद होने की संभावना बढ़ सकती है। ये दोनों तरह से हो सकता है, तुरंत या फिर लेट। अच्छा। तुरंत में ऐसा हो जाता है कि कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम दवाइयों के थ्रू कंट्रोल करते हैं और काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद फिर हम उसका रेगुलर चेकअप करते रहते हैं। और लेट वाला जो होता है उसमें दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मरीज भूल जाता है कि उसे कोई चोट लगी थी। वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका होता है कि ठीक है, बहुत साल पहले चोट लगी थी, अब उसका क्या ही असर होगा। लेकिन जब वो लेट कंडीशन में उसको ग्लोकोमा होना शुरू होता है तो उसके बाद वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता है और बहुत लेट कंडीशन में हमारे पास तब तक हाथ से बहुत सारी स्थितियां बाहर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा एडवाइजेबल होता है कि कभी भी आपको आंख में या सिर पे कोई चोट लगी है तो आप हर साल अपनी आंख का जरूर चेकअप कराएं। जी। और चेकअप का मतलब सिर्फ चश्मे का नंबर लेना नहीं होता है कि जो हम यूजुअली चश्मे की दुकान पे कराते हैं, क्योंकि वो उस चीज के लिए सक्षम नहीं है कि कांचियाबिंद का आप पूरा चेकअप कर सकें। कांचियाबिंद का एक ओवरऑल जो चेकअप होता है वो सिर्फ एक आंख का डॉक्टर ही कर सकता है। अच्छा, एक तुलना फिर से करेंगे कांचियाबिंद और मोतियाबिंद में। जी। मोतियाबिंद में जब ऑपरेशन होता है तो जो बीमार व्यक्ति है जो इलाज करवा रहा है उसकी आंखों की रोशनी और तेज हो जाती है और बढ़िया दिखने लगता है, सुई में धागा भी पिरोने लगते हैं। तो क्या कांचियाबिंद वाला मरीज भी ऐसा ही होता है कि उसकी नजरें पहले से ज्यादा साफ सुथरी हो जाती हैं या तेज हो जाती हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोतियाबिंद एक इकलौती ऐसी बीमारी है जिसका 100% इलाज हो जाता है और एक इकलौता मोतियाबिंद का ऑपरेशन ऐसा है कि जो बिल्कुल जादुई तरीके से पेशेंट को बदल देता है कि ना दिखने से एकदम बहुत बढ़िया दिखने लगता है। वो एकदम बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है और इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत जादुई कहलाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कांचियाबिंद ऐसी स्थिति है कि जहां पर हमने कहा कि ना हमारी कोशिकाएं मर रही हैं, तो जितनी मर चुकी है उनको जिंदा करना हो नहीं सकता, असंभव है। और जो बची हुई हैं उनको बचा के रखने का हमारा पूरा प्रयास रहता है, जो कि दवाइयों और ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो अगर हम ये सोचें कि ना जितनी रोशनी जा चुकी थी वो आ जाएगी, तो नहीं। लेकिन जो बची है उसको हम बचा लेंगे, तो हाँ जी। कुछ ऐसी डाइट भी होगी जो हमारी संपूर्ण आंखों की सुरक्षा के लिए, उनकी ताजगी के लिए, उनके मजबूती के लिए जरूरी हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यक्ति को अपने खाने में, आहार में शामिल कर लेनी चाहिए, तो कम से कम आंखें तो सुरक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी? आंखों में जो हमारी कोशिकाएं रहती हैं, कुछ कोशिकाएं विटामिन ए पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है विटामिन ए लेने की। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे आहार में रोज ऐसी चीजें जरूर खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। जैसे कि हम पपीता खाते हैं, उसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। दूध पीते हैं, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा पालक आती है ठंड के मौसम में, वो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर हम नॉनवेज साइड पे जाते हैं तो अंडे और मछली, ये बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। तो ये इनसे हमें जो विटामिन ए मिलता है वो हमारी आंख की जो कोशिकाएं जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कर रही हैं, उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि अकेले डाइट से हम सारी चीजें अच्छी रख लेंगे आंख में, और अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमें आंख की कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं। जी। अच्छा, आंखों की कुछ एक्सरसाइज भी होंगी जी, तो अभ्यास की हमारी आंखें स्वस्थ रहें, ऐसे ही कई बीमारियों से हम बच सकें, तो कौन कौन से अभ्यास होंगे, कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? एक कंडीशन जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो है आंखों का सूखापन। जी। आंखों का सूखापन, स्क्रीन के सामने लगातार बैठे रहते हैं, काम करना पड़ता है, तो सूखापन आ जाता है। उसको कहा जाता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जी। इसमें बेसिकली हम लगातार कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या फिर फोन चला रहे हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो फोकस के चक्कर में हमारी आंखें खुली रह जाती हैं। नॉर्मली हमारी आंखों को 10 से 12 बार कम से कम हर मिनट में झपकना चाहिए, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कम हो जाती है क्योंकि हम लगातार फोकस कर रहे हैं एक स्क्रीन पे, जो कि बहुत ज्यादा हमारा मतलब इस ब्लिंकिंग रेट को कम कर देती है। तो उसके कारण एक तो लगातार आंखें हवा को एक्सपोज्ड हैं, सूखती हैं। दूसरी चीज की जो ब्लू लाइट आती है उसमें से, उसके कारण भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं आंख पे, जिसके कारण अगेन सूखापन आ रहा है। और हमारा जो एक पैटर्न होता है
कि हम अपनी आंखों के ऊपर के लेवल पे रखते हैं चीजों को देखने के लिए। तो ऊपर के लेवल पे रखने पे जितनी आंखें ज्यादा खुली होंगी उतना ज्यादा ड्राई होंगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक होता है 20-20-20 रूल। ये 20-20-20 रूल ये कहता है कि हर 20 मिनट में आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए 20 सेकंड का, और उसमें 20 फीट दूर देखिए। अच्छा। जितना आप आराम से 20 फीट दूर देख सकते हैं आप देखिए, तो आपकी आईज उसमें रिलैक्स हो जाएंगी। अभी तक का जो इतना फोकस करने का आपका इम्पैक्ट पड़ा था वो सारा कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 20-20-20 यानी 20-20-20। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल सा नियम है। अच्छा मैम, आपने एक जानकारी दी थी कि ग्लोकोमा जब होता है तो आंखों में जो भरा हुआ पानी होता है वो नहीं निकल पाता है, उसका इकट्ठा हो जाना। तो इसका मतलब ये माने कि क्या रोना अच्छा होता है आंखों के लिए? रोना एक्चुअली जो आंखों का बाहर का पानी है उसमें रोना निकलता है, बाकी आंख का अंदर का पानी बाहर नहीं आ सकता। जी। हमारे जो आंसू होते हैं वो ऊपर की परत को नमी देने के लिए होते हैं, और वो अलग जगह से बनते हैं और अलग जगह से निकलते हैं। उसका आंख के अंदर के पानी से कोई लेना देना नहीं। जी डॉक्टर साहब, कोई ऐसी जानकारी जो हमारी बातचीत में छूट रही हो, ग्लोकोमा से जुड़ी हुई और हमारे श्रोताओं को उपयोगी हो तो जरूर बताएं। देखिए, मेरा ये कहना रहेगा कि हमें इस चीज में सतर्क रहना चाहिए कि हमें बीमारी कभी भी हो सकती है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छा खाता हूँ, मेरी दिनचर्या अच्छी है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप जो भी पुरानी चीजें जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, सुबह उठ के आंखों में थूक लगाना, कभी शहद लगा लेना, ये सब चीजों को करना बंद करें, क्योंकि ये सब हानिकारक हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हर साल अपनी आंखों का नियमित तौर पे चेकअप कराते रहें। भले आपको कोई बीमारी है या नहीं है, आप जरूर चेक कराएं, क्योंकि आंख की कई बीमारियां चेकअप कराने में पकड़ में आ जाती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आप डायरेक्टली किसी भी दुकान से ड्रॉप लेके उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि जहां तक है आप मैक्सिमम तौर पे स्टीरॉयड खरीदेंगे और स्टीरॉयड आपकी आंखों में बहुत दुष्प्रभाव डालेगा। भले वो मोतियाबिंद होना हो या भले वो कांचाबिंद होना हो, दोनों होने की स्थिति हो सकती है। अगर आपको डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि आपको कांचाबिंद है, आपको ड्रॉप लेना है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका महीने 2 महीने का इलाज हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसको आप शुगर और बीपी जैसी बीमारी की तरह समझें कि जिसका इलाज तब तक रहेगा जब तक आप हैं। अगर आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेशन कराएं, ताकि आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल हो जाए। और ऑपरेशन के बाद भी अगर आपको ड्रॉप डालने की सलाह दी गई है तो इसको ये मत समझिए कि वो ऑपरेशन फेल हुआ है। ऑपरेशन के बाद भी कई बार प्रेशर को जो सही मात्रा है उसमें रखने के लिए भी ड्रॉप की जरूरत पड़ सकती है। और ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके नहीं बैठना है। नियमित तौर पे अपने आंख के प्रेशर की जांच और आंख के जो पर्दा है उसकी जांच जरूर कराते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, लेकिन वो एक डॉक्टर आपकी स्थिति को देख के ही बता पाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। जैसा आपने बताया था कि इसमें एक अटैक पड़ता है अचानक से, तो वो अटैक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे व्यक्ति समझे कि ये ग्लोकोमा या कांचियाबिंद का अटैक है और उसे ये समस्या हो गई है और उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इस अटैक से पहले हमें कई बार सिग्नल मिलते हैं। अंधेरे में बैठने से या कई बार उल्टे लेटने से, हमें जैसे मूवी देखने चले गए हम थिएटर में, तो कई बार होता है कि हमें अचानक से एक तरफ सिरदर्द होना शुरू होता है, आंखों में ऐसा लगने लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतना लाइट को देखना या फिर इतना तकलीफ सहना। तो ये सब एक सिग्नल है। जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये एक सिग्नल है कि हो सकता है कि आपका वो कांचियाबिंद का अटैक आने वाला था, लेकिन वो आते आते रुक गया। तो ऐसे कई मैंने पेशेंट देखे हैं जिनको इस तरह के अटैक आके रुक जाते हैं। इसको कहा जाता है सब एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो जब सब एक्यूट एंगल क्लोजर हो रहा है, उससे आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है मुझे कांचियाबिंद वाली स्थिति हो। और इसके अलावा जब आपको एक्चुअल में इसका अटैक आता है तो उस समय यही रहेगा कि आप कभी अंधेरे में बैठे होंगे या आप मूवी देखने गए होंगे, आपको आंख में, सिर में दर्द होना शुरू होगा, इतनी तकलीफ आपकी बढ़ेगी कि आपको हो सकता है उल्टियां आने लगे, आपको एकदम से ऐसा लगने लगे कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और ये क्लासिकली एक तरफ का होगा। कभी भी यूजुअली मतलब 99% ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता कि ये दोनों तरफ हो, ये एक तरफ होगा। अगर ऐसा हो रहा है, आंख एकदम लाल पड़ रही है, एकदम धुंधला दिख रहा है, तुरंत भाग के जाइए, अपने नेत्र रोग सर्जन को दिखाइए, क्योंकि आपका अगर कांचियाबिंद का अटैक टाइम पे कंट्रोल कर लिया गया तो आपको अंधत्व से बचाया जा सकता है। जी, तो श्रोताओं,
ये थी एक बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारी आंखों से जुड़ी बीमारी ग्लोकोमा या कांचियाबिंद के बारे में। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का आपको फायदा जरूर होगा, आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर अंजलि वीरानी जी, आप हमारे स्टूडियो आई और बहुत ही बेहतरीन जानकारी ग्लोकोमा कांचियाबिंद से संबंधित दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।